पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एस्पिरेंट्स, आप सभी का इस डिस्कशन में स्वागत है। इस डिस्कशन में इस डिस्कशन में इंग्लिश सेगमेंट को देखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 to 19 पे दृष्टि डालते हैं। Select the most appropriate synonyms of the following words. सिनोनिम खोजना है। The first word is unbiased. Unbiased का अर्थ होता है निष्पक्ष। ऑर्गेनाइजेशनल का अर्थ होता है संगठनात्मक। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है निष्पक्ष। डेफिनेटिव का अर्थ होता है निश्चित। सब्जेक्टिव का अर्थ होता है जो पहले से ही अपने इमोशंस से, अपनी भावनाओं से प्रभावित हो, जो व्यक्ति जो उसके प्रभाव में हो, उसे सब्जेक्टिव कहते हैं। जब आप खुले मन से विचार करते हैं किस चीज़ पर, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अनबायस्ड का अर्थ है निष्पक्ष। ऑब्जेक्टिव भी लगभग वही अर्थ है, अतः बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, एक्सटॉल। एक्सटॉल मीन्स टू प्रेज, टू एडमायर समवन। द फर्स्ट वर्ड इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स पारितोषिक देना, किसी को इनाम देना, पुरस्कार देना। पनिश, दंडित करना। डिसमे, निराश करना। प्रेज, प्रशंसा करना। दिस वर्ड इज क्लोज टू द वर्ड एक्सटॉल, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, क्रूइज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। क्रूइज मीन्स समुद्री यात्रा। बाउंस मीन्स उछलना। फॉल मीन्स गिरना। डिस्टेंस मीन्स दूरी। वोएज मीन्स समुद्री यात्रा। क्रूइज डी से क्लोजर है, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। द नेक्स्ट वन इज रेमिनिसेंस। The next word is reminiscence. Reminisce means पुरानी बातों को याद करना, to remember something, to remember something happened in the past. Options 1, A, harsh means cruel. Remembrance means स्मरण। benevolence means परोपकार, and oblivion means भूल जाना। The act of forgetting is called oblivion. Here remembrance, स्मरण, reminiscence, this one is close to the word reminiscence, that's why B is the correct answer choice. Next one, directions. Select the most appropriate antonym of the following words. Abhor. Abhor means detest, घृणा करना, hate. But you have to look for the opposite word. Occupy means ग्रहण करना, no. Despise means घृणा करना. This one is the synonym. Danger means खतरा. It has no connection with the word. And love, प्यार करना, the exact opposite of the word abhor. That's why D is the correct answer choice. Next one, bombastic. जब कोई चीज, जब किसी के शब्द they are too difficult to understand, too obscure to understand, ऐसे शब्द जो बहुत मुश्किल है समझना, ऐसे शब्दों को बॉम्बास्टिक कहते हैं। एसेंशियल मीन्स आवश्यक,
sarcastic means व्यंग्यात्मक, plain means सरल, rhythmic means ताल में. C is the correct answer choice. Next, penchant, a French word, it means पेशा. It means your inclination or passion for something. किसी चीज के लिए आपके मन में बहुत ही उत्साह हो, उसे पेशा कहते हैं. एंग्जाइटी, चिंता. हैट्रेड, घृणा. फियर, भय. जॉय, आनंद. हैट्रेड is the correct answer choice. B is the correct answer choice. Next one. Horrendous means drowna, frightening. This one is the synonym, not antonym. Watchful means alert, jagruk. Dreary means boring, ubav. And pleasant means sukhad. Horrendous का D antonym opposite है pleasant. That's D is the correct answer choice. Next one, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. इन मुहावरों का अर्थ खोजना है. Go back to the drawing board. इसका अर्थ है फिर से आरंभ करना. स्टार्ट ओवर का यही अर्थ होता है, फिर से आरंभ करना. मेडिएट का अर्थ होता है विचार करना. मेडिएट अ टास्क, एकॉम्प्लिश अ टास्क, काम को पूरा करना. लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, किसी कार्य को बिना समाप्त किए छोड़ देना. स्टार्ट ओवर इज द करेक्ट आंसर चॉइस. इसका अर्थ होता है पुनः आरंभ करना. सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स. एक चीता अपना स्पॉट्स, उस पे जो धब्बे होते हैं, उसे बदल नहीं सकता. इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी आदत, अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता. Someone who is cherished all others. एक व्यक्ति जो हर दूसरे को की रक्षा करता है, उसे संजो के रखता है. No, it's meaningless here. A visual presentation is far more descriptive than words. और शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बयान करती है. ये करेक्ट आंसर चॉइस नहीं है. Something good that is not recognized at first. कोई अच्छी चीज़ जिसे पहली बार मान्यता नहीं मिलती है. You can't change who you are. आप अपने आप को नहीं बदल सकते. आप जो हैं वो हैं. आपका जो रियल है वही है, वही रहेंगे. डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट 26, अ प्लम जॉब, एक ऐसी नौकरी जो बहुत ही अच्छी हो, सुखद हो और सरल भी हो. इसे इजी एंड प्लेजेंट जॉब कहते हैं. रेयर जॉब जो मुश्किल से मिले, डिफिकल्ट, कठिन. एक्सटेंसिव, ऐसा काम जिसमें बहुत यात्रा करनी पड़े. ये तीनों मीनिंगलेस हैं. नेक्स्ट, आई स्नोबॉल इफेक्ट, जब किसी चीज़ का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, बहुत गंभीर परिणाम होता है, उसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, विस्तार बहुत ज़्यादा होता है. एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड. ट्रिक समवन, किसी को जाल में फंसाना. कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, किसी के प्रति उदासीन होना. स्लो मूवमेंट, धीमी गति से चलना. नो, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. A speech by an actor at the end of a play. एक कलाकार जब अंत में भाषण देता है. प्रोलॉग, आरंभ में जो भाषण देता है. मोनोलॉग, एक किसी भाषण को मोनोलॉग कहते हैं. डीओ मतलब दो. एपीलॉग, एपी मीन्स ओवर, जो अंत में होता है. दिस इज कॉल्ड एपीलॉग.
अंत में दिया गया भाषण। नेक्स्ट, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, बहुत ही आकर्षक और जिसके लिए आपके मन में प्यार आए उसे एडोरेबल कहते हैं। वह चीज़ जो आकर्षक भी हो और जिसे आप चाहें भी, बहुत चाहें, जिसे बहुत पसंद करें, उसे एडोरेबल कहते हैं। फ्लैम्बॉयंट कहते हैं जोशीला को, मिस्टीरियस रहस्यमय को, लॉर्डेबल प्रशंसनीय को। शब्द एडोरेबल इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर इन द गार्डन, बाग में एक ऐसी संरचना वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो, जिस पे लता वाले जो पौधे होते हैं वो चढ़ सके, एंड पीपुल कैन वॉक अंडर, और उसके नीचे लोग चल सके, ऐसे को परगोला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड परगोला। टूम तो स्मारक को कहते हैं, कब्र जो होता है, ग्लेन घाटी को कहते हैं, ट्री हाउस उपयुक्त नहीं है, परगोला सी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग एस्पिरेंट। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ठीक है, इसका डिस्कशन नंबर 2 आज करवाने जा रहे हैं। डिस्कशन 1 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस टेस्ट सीरीज में करवा दिया। आज डिस्कशन 2 करवाने जा रहे हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के साथ प्राथमिक तौर पर किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है कि क्या गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं। गीगाहर्ट्ज तो नहीं है, ये सीपीयू क्लॉक के बारे में पूछा जा ना, बताते हैं हम लोग गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज सीपीयू क्लॉक के बारे में है ना, तो क्वेश्चन तो वहां से नहीं पूछा जा रहा है। सेकेंड के फ्रैक्शन, यानी कि यहां पे कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि वो वर्क कितने समय में होगा, उसके पे ये रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट, फ्लॉप्स, यही है ना सुपर कंप्यूटर का, यही मैनेजमेंट प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट इसका है ना, यही ना यूज किया जाता है। यहां क्या है, फ्लॉप क्या है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी सकती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ठीक है। फ्लॉप्स के बारे में जान लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यही हमारा क्या है, ऑपरेशन पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉप कहते हैं, ठीक है। तो यही ना है ना, यही है। MI मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से हमारा आंसर क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है, फ्लॉप्स हो गया। डेटा मूव करना है, यद्यपि किसी स्ट्रक्चर में नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो यहां पे क्या है, डेटा हमको मूव करना है, यद्यपि क्या है, किसी स्ट्रक्चर में नेटवर्क को क्या कहते हैं। पहला आप समझिए, पेलोड क्या है। जब भी पेलोड के बारे में होता है तो पैकेट के अंदर जो यूजफुल डेटा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड। तो स्वाभाविक है पेलोड तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन है पेबैक। पेबैक क्या है, यहां पे पेबैक देखिए, अगर हम पेबैक के बारे में कहें तो क्या ये टर्म जो है पेबैक, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हमको नहीं लग रहा है, ये पेबैक कोई है नहीं ऐसा, तो स्वाभाविक है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटाग्राम। हाँ, डेटाग्राम क्या है, ये भी एक टाइप का पैकेट है, पर किसके लिए है,
दिस पैकेट इज फॉर द कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। पर क्वेश्चन मेरा वो नहीं पूछ रहा है, तो इसी कारण से डेटाग्राम भी अलग हो गया। अब पैकेट पैकेट स्विचिंग में पढ़े होंगे, क्या होता है, हमारा डेटा है वो टूटता है इनटू पीसेस। अब टूटता क्यों है, सेंड करने के लिए। तो वही चीज यहां पे क्वेश्चन, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी कारण से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैट्स इंटरफेस में एक बीट ट्रांसमिट करता है। देखिए पहले आप समझिए सीरियल और पैरेलल में। सीरियल में क्या है, डेटा जो सेंड होगी वो होगी एक बीट, डेटा जो सेंड होगी वो हमारा एक बीट होगा। अब जब पैरेलल में कहते हैं तो पैरेलल का मतलब है कि मेनी बिट्स, यानी कि एक से ज्यादा बीट जो ट्रांसमिट करता हो टुगेदर, क्या हो जाएगा, मेनी बीट्स ट्रांसमिटेड ऑल टुगेदर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल। पर क्वेश्चन यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक बीट। तो एक बीट किस में होगा, हमारा सीरियल में। क्या होगा, 8 बीट किस में होगा, सीरियल में। पैरेलल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है मेनी। अब SCSI, SCSI क्या है, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, यही फुल फॉर्म है, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, यही है हमारा SCSI। SCSI का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, टू कनेक्ट द स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस को जब कनेक्ट करना होगा तो वहां SCSI का होगा। अब नेक्स्ट है, ये तो नहीं होगी, पैरेलल भी नहीं होगी। फायरवॉल क्या है, जब भी हमको कनेक्ट करना है मल्टीमीडिया डिवाइसेस को, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं फायरवॉल का, ठीक है, किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का, ठीक है। तो ये भी मेरा नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा कौन सा, सीरियल। पैरेलल, देखिए अगर इसमें क्वेश्चन हो जाता मेनी बिट्स ट्रांसमिटेड, तो वैसा में आप कह सकते थे कि मेरा आंसर क्या होगा, पैरेलल। पर यहां पे एक बिट पे जोड़ दिया जा रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा, आपका सीरियल होगा। डेटाबेस रिकवरी की किस विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती है, ताकि डेटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके। यानी कि जब भी इसका डेटाबेस का जब वर्क होता है तो हर एक अंतराल में क्या होता है, मेरा डेटा क्या होता है, सेव होता है, कॉपिंग होती है, ठीक है। तो वही संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको रखा जाता है। वो क्या है, मिररिंग है, रिप्रोसेसिंग नहीं होगी, यानी कि ये क्या कर रहा है कि वो हुआ फिर से उसको प्रोसेस करना, ये तो कभी होगा नहीं। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहा है और वो सब वापस पुनः स्थिति में आ जाए, तो उसको रोल बैक। तो यहां पे रोल बैक भी तो मेरा आंसर सूट नहीं कर रहा है। रोल फॉरवर्ड कोई टर्म नहीं है इस कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। मिररिंग यही है, जब हमारा जो डेटा होता है, डेटाबेस में जो डेटाबेस होता है, वो थोड़े थोड़े अंतराल में उसको क्या किया जाता है, कॉपिंग किया नहीं किया जाएगा तो क्या होगा जानते हैं, आपका मिररिंग नहीं होगा। और अगर इन केस वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तब बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिररिंग करते हैं। किसी कंप्यूटर पे इंटरनल कार्ड एंड करना हो तो इसमें ओपन जरूर क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन स्लॉट, बस, यूएसबी पोर्ट बे। देखिए
यहां आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसी भी कंप्यूटर पर इंटरनल कार्ड एंड क्या करना हो तो इसमें ओपन जरूर क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन स्लॉट एकदम होगा। अब क्यों होगा एक्सपेंशन स्लॉट, अब आप समझिए। आपने देखा होगा आपके मदरबोर्ड में बहुत सारे स्लॉट होते हैं। एक्सपेंशन का मतलब फर्दर इसको एक्सपैंड करना, ग्राफिक्स ये सब डाला हुआ रहता है ना, तो उसी के बारे में यहां जिक्र हो रहा है। तो वहां पे उस इंटरनल कार्ड पे क्या रहेगा, एक्सपेंशन स्लॉट होगा, उसी पे आपका कार्ड जाके फिक्स होगा। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ राम सर, अभी थोड़ा नहीं भी थोड़ा बाहर आए हुए हैं, थोड़ा देर, हाँ बाहर अभी आए हुए, पटना यूनिवर्सिटी के पास आए हुए, थोड़ा देर में करते। नहीं हम आ जाएंगे 15-20 मिनट, ये आधा घंटा 1 घंटा में हम आ जाएंगे। अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए ना क्या। ठीक, तो आएंगे, आ रहे हैं, हाँ आइए ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन स्लॉट हो। अब देखिए बस क्यों नहीं होगा, बस हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक पाथवे होता है जहां डेटा हमारा ट्रांसफर है, तो वहां ये क्वेश्चन नहीं, यहां पे पूछ रहा है इंटरनल कार्ड। यूएसबी पोर्ट एवरीवन, हमको इसको बताने का जरूरत नहीं है। यूएसबी पोर्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे वो भी नहीं पूछा जा रहा है, इंटरनल कार्ड एंड के बारे में जिक्र है, तो ये भी नहीं होगा। अब बे क्या है, बे क्या है, टू कनेक्ट द हार्ड डिस्क। जब हम लोग कनेक्ट हार्ड डिस्क को करते हैं तो वहां पे केबल जिसको कहा जाता है बे, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्नलिखित, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये तीनों चीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रानेट के बारे में, तो एक्स्ट्रानेट बोथ, यस, फॉर द कॉर्पोरेट एंड इवन फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है कि एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमको गलत वाले को ढूंढना है। सुरक्षा प्रदान करता है, एकदम करता है। नियंत्रित एक्सेस प्रदान करता है, एकदम करता है। खरीदारी जैसे लेन देन में इसका प्रयोग लोकप्रिय है, एकदम है। केवल आंतरिक कर्मियों को कनेक्ट करता है, यही तो गलत है ना, इंटरनली कह रहा है, नहीं, हम भी तो हो सकते हैं, हम भी तो एक तरह से एक्स्ट्रानेट का पार्ट हो सकते हैं, तो वैसा स्थिति में ये तीनों सही बन रहा है, पर क्वेश्चन में पूछ रहा है सही नहीं है, तो यही ऑप्शन जो हमको सही नहीं लग रहा है, तो अर्थात डी मेरा आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विस्टा, विस्टा क्या है, एक क्या है, विंडोज का क्या है, एक वर्जन है, जैसे 95 आया, एक्सपी आया, विस्टा आया, 7 आया, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विस्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है। यह एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष के सैटेलाइट के बारे में बोल रहा है, ये तो हम लोग यूज किए हुए हैं, तो इसको सैटेलाइट के लिए हम लोग नहीं यूज करते थे ऑपरेटिंग, तो ये गलत हो गया। पर्सनल कंप्यूटर के लिए उपयोगी एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलिए इसको अभी रखते हैं। भारत में विशेषतः स्कूलों और वयस्क शिक्षा केंद्रों में उपयोग किए जाए, नहीं, हम लोग भी यूज करते, जरूरी नहीं कि स्कूल या कॉमर्शियल, ये हम लोग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। विस्टा वाज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर इंडिविजुअल, दैट इज ओनली फॉर द स्कूल। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका चिकित्सा, मेडिकल साइंस के लिए यूज किया गया है, नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या है, बी। ये क्या है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि उसका एक वर्जन के अनुसार से हम चल रहे हैं, तो विंडो विस्टा भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर वो सक्सेस नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स वेयर देयर इन द विंडोज विस्टा। बिल गेट्स ने
कौन सी किताब लिखी थी? माइक्रोसॉफ्ट सीक्रेट्स? नहीं, द रोड है। यही बुक कौन लिखे? बिल गेट्स ने। द एलिफेंट पैराडाइज? नहीं। ई कॉमर्स? नहीं। बिल गेट्स ने कौन सा किताब लिखा? वो किताब था द रोड अहेड। यही किताब बिल गेट्स ने लिखा। गूगल द्वारा इंटरनेट पे चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? ऑनलाइन स्पेस? ये है ही नहीं, ये हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए नहीं है, सोशल नेटवर्किंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऑर्कुट, हाँ, ये हमारा सर्विस है। किसके लिए? सोशल नेटवर्किंग का सर्विस ये ऑर्कुट प्रदान करता था, करता भी रहे, करता है अभी भी, ठीक है, पर आज के समय में इसका यूज हम लोग कम कर रहे हैं। नेट स्पेस? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकिपीडिया? ये भी एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है, ठीक है। विकिपीडिया यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के रिलेटेड विथ एनी टॉपिक, इसके लिए हम लोग विकिपीडिया एक बहुत बड़ा है, समुद्र है, उसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन डाली हुई रहती है। अगर आपको सर्च करना है तो उस विकिपीडिया पे जाइए, कंटेंट्स को उठा लीजिए, आप उसको ये नहीं है आप जा सकते। उसमें दोनों चीज है, आपका इंटरनल लिंकिंग भी है और एक्सटर्नल लिंकिंग, हाइपरलिंक, दोनों फीचर उसमें डाली हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में हाल ही में आरंभ किया? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। ये तीनों ने इंडियन कंपनी है, तीनों ने नहीं किया है। ये अनलिमिटेड पोटेंशियल जो किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है, ना कि इन्फोसिस, ना कि विप्रो, ना ही टीसीएस। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का क्या होगा? कंप्यूटर को हब के साथ, ये तो नेटवर्किंग के बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। हैंड शेकिंग तो नहीं है। हब कब यूज करते थे? हब मेरा एक सेंट्रल डिवाइस होता था जिससे हर एक नोड को हम लोग क्या करते थे? कनेक्ट करते थे, ठीक है, यही ना होता था, ठीक है। वितरित नेटवर्क, एक्सटेंडेड नेटवर्क, इसके लिए हम लोग हैंडशेकिंग का यूज करते हैं? एकदम नहीं, इसका भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। विभिन्न कंप्यूटर में समान परिचालन प्रणाली का होना। अब यहां पे आप समझिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर कहिएगा तो हमारा विभिन्न कंप्यूटर में समान परिचालन प्रणाली का होना, यही कहलाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स हैंडशेकिंग। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? हैंडशेकिंग। ईमेल भेजना ये हमारा हैंडशेकिंग नहीं है। सेंडिंग अ मेल दैट इज नॉट योर हैंडशेकिंग। सो यहां हैंडशेकिंग का मतलब क्या है? विभिन्न कंप्यूटर में समान परिचालन प्रणाली का होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैंडशेकिंग करते हैं, ठीक है। यदि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में संप्रेषण करना हो तो वे माध्यम से जुड़े होने चाहिए। किस? यानी कि कंप्यूटर में एक नेटवर्क में संप्रेषण करने के लिए क्या होना चाहिए? टीसीपी आईपी होना चाहिए, टोपोलॉजी होना चाहिए, इथरनेट होना चाहिए या थिंक क्लाइंट होना चाहिए। देखिए, टीसीपी आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही है ना। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए एक नेटवर्क में संप्रेषण करना है तो यहां पे टीसीपी आईपी आपका सही आंसर है। अब टोपोलॉजी का क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ योर पीसी इन अ नेटवर्क। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? यदि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में संप्रेषण करना हो तो यहां टोपोलॉजी का मतलब दूसरा हो गया। टोपोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पीसी। तो यहां पे टोपोलॉजी देखिए बन सकता है, ऐसा बात नहीं है, बन सकता है, ठीक है, पर मोस्ट बेस्ट होगा आपका टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन। यानी कि नेटवर्क में जब भी हमको डेटा को कहीं भेजना है या तोड़ना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा वो आपका टीसीपी आईपी का होगा।
अब इथरनेट क्या है? ये हमारा लैंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो स्वाभाविक है ये मेरा आंसर नहीं होगा। और थिन क्लाइंट क्या है? एक क्लाइंट टाइप है, ठीक है, एक क्लाइंट टाइप सर्विस है, तो इसी कारण से थिन क्लाइंट भी आपका नहीं होगा। अब देखिए इसमें दोनों देखिए संभावना है, टोपोलॉजी क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पीसी, पर यहां एक वर्ड जो यूज हो रहा है संप्रेषण करना, तो इसी को इससे अलग करता है। आपका आंसर बनेगा टीसीपी आईपी बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? यानी कि फोकस क्या है ई गवर्नेंस में? सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार करना। ई गवर्नेंस क्या? सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए हम लोग ई गवर्नेंस नहीं, ई गवर्नेंस का मेन मकसद वो नहीं है, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया। सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर की मूल जानकारी, यानी कि टू एजुकेट द यस एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं। जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा वितरण, यही ना है, यही ना मेरा आंसर है। जन सेवा यानी कि फॉर पीपल्स, दैट इज ई गवर्नेंस किसके लिए है? फॉर द पीपल। सो जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा वितरण, यही हमारा ई गवर्नेंस हो गया। अब इंटरनेट पे चैटिंग करने के साइबर कानून, यानी कि चैटिंग के लिए एक कानून जो बनाता है वो ई गवर्नेंस बनाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि ये किसके लिए हो गया? ये पीपल, यानी कि किसके लिए होगा? नागरिक के लिए होगा, ठीक है। क्या सूचना देना, क्या नया रूल लाए हैं सरकार के द्वारा, क्या स्कीम लाया गया, ये सब हमारा किसका पार्ट है? ई गवर्नेंस का पार्ट है। तो इसी अनुसार से आंसर होगा जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा यस वितरण। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो किसी लोकप्रिय आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, यानी पूछा जा रहा है कि वो मेरा ना आईटी कंपनी हो ना सॉफ्टवेयर कंपनी हो। विप्रो क्या है? विप्रो मेरा आईटी कंपनी है। मास्टेक भी मेरी कंपनी है, आईटी कंपनी। आईबीएम भी है, पर टोयोटो नहीं है। टोयोटो क्या है? गाड़ी है ना, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो टोयोटो एक गाड़ी कंपनी की नाम है, ठीक है। तो इसी कारण से हमारा आंसर क्या हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर हो जाएगा टोयोटो। इंटेल का मुख्य उत्पादन क्या है? इंटेल तो आप समझ रहे हैं, इंटेल अर्थात प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन बनाती है? इंटेल कंपनी ही बनाती है ना, आज के समय में भी बना रही है। तो इंटेल कंपनी का मुख्य उत्पादन क्या है? हार्ड डिस्क। इंटेल क्या हार्ड डिस्क बनाती है? नहीं। मॉनिटर बनाती है? एकदम नहीं। सॉफ्टवेयर बनाती है? नहीं। ये सिर्फ एक हार्डवेयर पे वर्क करती है। क्या बनाती है? कौन सा? वो बनाती है चिप, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। वो कौन बनाती है? क्या इंटेल कंपनी। तो यहां पे तीनों मेरा आंसर गलत है, नन ऑफ दिस। पर इसमें जानिए इनमें से कोई नहीं, तो अगर आंसर होगा तो कौन सा होगा? तो आप बताइएगा। इंटेल कंपनी का यानी कि प्रोसेसर बनाना क्या है? माइक्रो प्रोसेसर बनाना। आई होप दिस 15 क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू माय डियर। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। कहा कि कितने 1/6 मिलकर 41 सहित 2/3 के बराबर होते हैं? कितने मतलब x मान लो, कितने मतलब क्या मान लो? x मान लो। x का 1/6 बराबर 41 सहित 2/3। x का 1/6 बराबर 41 कितना होता है? 123 और 2 125/3। 3 से काट दोगे 2 बार में, x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 125, यानी x बराबर हो जाएगा 250
और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो सवाल का लेवल बिल्कुल यही रहेगा, एग्जाम के पैटर्न को हम लेकर के चलते हैं भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो कि रूट अंडर 144 को आप लिखोगे तो 12 होगा, प्लस ये आपका 52 हो जाएगा। इसको मैं अगर रूट चढ़ा दूंगा तो 52 आप प्लस 12 64, और 64 का वैल्यू हो जाएगा 8। अब कुछ नहीं करना है, यहां तक आपने क्या निकाला है, आपने वैल्यू निकाला है 8। अब क्या करना है, 248 में 8 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा रूट अंडर 256, और 256 जो होता है वो 16 की वैल्यू होती है। और कैसे कैसे हम आपको बता दें, रूट 16 गुणे 16, 2 को 16 के बाद 1 16 निकला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आइए हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, इसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। और आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल में बॉड मास का इस्तेमाल होता है। बॉड मास में पहले अगर बात करें तो ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट आपके 3 टाइप्स के होते हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा, सबसे छोटा। ऑफ मतलब का मतलब तुरंत गुना, डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना, ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 बटा 2 प्लस 3 बटा 5 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 10 भागे 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 में से गया 9 बटा 2। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी के 10 में से गया कितना हो जाएगा 9 बटा 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से गया 9 बटा 2। तो ये पलट जाएगा सर, पलट जाएगा 2 बटा 9, 9 दूनी के 18 और 6, ये सब जो हो जाएगा 24 बटा 9। अब फिर ये पलट जाएगा, तो ध्यान देना 1 प्लस 4 बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 दूनी के 6 है ना, तो 9 दूनी के 18, 6 24 बटा 9 को हम लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा 9, अब बटा में चला आएगा 24। यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया है तो 9 दूनी के 18 और 6 24 बटा 9, ऊपर चल जाएगा तो 9 बटा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 बटा 9। तो ठीक है ना, यहां से मैं फिर से एक बार आपको समझा देना चाहता हूं, पहले थोड़ा सा फिर से समझो। इसको मैंने सॉल्व किया तो 5 दूना 10 में से गया 9 बटा 2 हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 बटा 9 आ गया, यानी आपके पास डाटा आ गया 1 प्लस 4 बटा 2 प्लस यहाँ पे 3 दूनी के 6 बटा 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो एकदम बारीकी से, इसके बटा में एक छुपा हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बटे 1 गुणे 9 दूना 18 6 24 बटा 9 हो जाएगा। 24 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा 2 गुणे 10 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो यहां से हम 3 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, ये हो जाएगा 8 चौका 32 बटा 3, यानी कि यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं 1 प्लस 32 बटा 3 माइनस 2 पचे 10 5 बटा 2। अब देखो यहां से हमने अगर एलसीएम ले लिया तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार में, 32 दूनी के 64 माइनस 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 64 3 67, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 52 बटा 6 हो जाएगा ना, 5 2 7। तो यहाँ तो गड़बड़ आ रहा है, क्यों आ रहा है गड़बड़ भाई, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं है ना। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, ये 10 बटा में 2 5 हो जाएगा, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे सॉल्व किया था 11 बटा 2 सॉरी 9 बटा 2, तो 2 बटा 9 हो गया,
तो 9 दूनी का 18, 24/9, ठीक है। 1 + 4, रुको मैं एक बार फिर से इसे बना देता हूँ, ठीक ना, शायद कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, ये लंगड़ा भीन है ना सर, इधर उधर हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 10/2, 5 यानी हो गया 5/2, यहाँ माइनस में आ गया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5 दूनी 10, 1 9/2 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ गुना कर दूंगा तो ऊपर चल जाएगा 2, यहाँ चल जाएगा 9। तो देखिए वहां से मैं लिख रहा हूं 1 + 4/2 + 6/9 हो जाएगा। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार, ठीक है। देखो 1 + 4/2 + 2/3 -5/2, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं सीधा सीधी। 3 दूना 6, 2 8/3, रुको हो जाएगा 1 + 4/8/3, ये फिर उलट जाएगा और -5/2 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, तो 1 + 4/1 गुणा 3/8 -5/2, अब ठीक लग रहा है ना। बोलो यहां से एलसीएम हो जाएगा आपका 8, तो ये 8 बार में, ये 4 3 12 -2 चौका 8 5 चौका 20, तो 12 8 20 में से 20 गया तो 0 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 0। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे भिन्न में वो इधर उधर हो जाता है, बट घबराने की बात नहीं है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी चाल km/h में क्या होगी। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 200 मीटर, समय है 24 सेकंड, लेकिन अभी तुम्हें km/h से मीटर/सेकंड में आना है, तो गुना करिएगा 5/18 से। मीटर/सेकंड में से आपको km/h में आना है, गुना करिएगा 18/5 से। इसमें गुना कर लेना 18/5 से, क्योंकि मीटर/सेकंड नहीं km/h में आना है। तब 5 चौका 20 40, 6 चौका 24, सॉरी 6 से नहीं, 4 छक 24, 4 धाके 40, 6 से 3 बार में 10 तिहाई 30 km/h आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्या हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा, देखो ए बी की तुलना में दुगुना कुशल मजदूर है। ए जो है ना वो बी की तुलना में दुगुना कुशल मजदूर है, यानी इसकी क्षमता दिया हुआ है। कर अब एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में करते हैं, तो अकेले भी उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो 13 दिन में एक साथ मिलकर करेंगे, तो 2 + 1 यानी टोटल क्या हो गया, काम हो गया, तो 13 तिया 39। तब बी को हम बोलेंगे तो 39 काम के लिए क्षमता 1 से भाग देंगे, तो 39 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक बा। चलो बउआ आगे आओ। ये जो सवाल है एनालॉगी का है, आप देख सकते हो, ये बहुत ही सिंपल तरीका से आप सोचोगे सर एस से टी हुआ है, और देखना ध्यान से V से W हुआ है, Y से Z हुआ है, उसी तरह से इधर जो G हुआ है ना, F से G हुआ होगा, I से J हुआ होगा, और L से M हुआ होगा, FIL। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए हम आपको ले चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में। आप देख सकते हो लुप्त संख्या का चयन करना है। देखो 6 से कितना हुआ है 23, 6 से हुआ है 23, फिर हुआ है 93, फिर 371, फिर 1485, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, 6 × 4 - 1 = 23,
अच्छा फिर 23 गुणे 4 + 1 बराबर 93। फिर देखो 93 गुणे 4, तो 4 3 12 का 2 हाथ में 4 9 36 है 37, फिर -1। ठीक है, तो अगला जो वैल्यू आएगा 371 में तुम गुना करो 4 से, 4 एक कम 4, 4 7 28 का 8 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, फिर प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तब क्या बन गया आपका, ये 371 बना था, ये 1485 बना था। अगला जब करोगे तो 1485 गुणे 4 -1, तो 4 चौका 16, 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 8 32 2 34 का 4 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19 का 9 हाथ में 1, और 4 1 5 में से घटाएंगे तो 5939 आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, जो आपका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल है, कुछ पेंसिल पेन है, देखो कुछ पेंसिल में से क्या है, पेन है। कह रहा है कि कोई पेन शार्पनर नहीं है, कोई भी पेन जो है ना शार्पनर नहीं है, और सभी शार्पनर स्टेपलर है। कह रहा है कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है, ऐसा कैसे बोल सकते हो, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी पेंसिल पेन है, सारा पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर करेंगे सर न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आओगे तो कह रहा है कि PQRSY और U एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बता दे, ये उत्तर है ऊपर, ये पूरब है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। अब बोला क्या आपसे कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो कै गो आदमी है जी, PQRSYU 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि P और S पंक्ति का अंतिम छोर पे बैठे हैं, तो P और S जो है या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, कह रहा है कि T P के सन्निकट बैठा है, मतलब कि P के निकट बैठने का मतलब या तो T यहां होगा तो T यहां होगा। अभी मैं पढ़ रहा हूं आगे, ठीक ना। और जबकि U S के सन्निकट बैठा है, U जो है ना S के सन्निकट बैठा है, तो यहां U करोगे। ठीक है, इसमें यहां पे U करोगे, US के सन्निकट। Q और S के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो Q और S के मध्य, तो Q और S के मध्य यहां Q कर सकते हो, यहां पे भी Q कर सकते हो। R के अलावा Q के निकट कौन बैठा है, R के अलावा Q के निकट कौन बैठा है, R के अलावा Q के निकट कौन बैठा है। तो मान लो R यहां पे फिट हो गया, तो R के अलावा R यहां पे फिट हो गया किसी दोनों फिगर से। ये पहला फिगर मैं बना रहा था और मैं ये दूसरा फिगर बना रहा था, तो R के अलावा Q के निकट कौन बैठा है, सर U बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो हम आप लोग से, ठीक है ना, ये फिलहाल 2 नंबर टेस्ट तक था। तो आज के लिए बस अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे